हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। प्लेस ऑफ सप्लाई का एक नया चैप्टर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13। हमारे जो नोट्स हैं वो करीब करीब 4 पेज के हैं, 3.5 पेज के हैं। तो आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। वाई प्लेस ऑफ सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी जगह पर सप्लाई हुई है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विस की हो। सवाल ये है कि हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है कि किस जगह पर आपने सप्लाई करी है। हमें इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि हम पता लगा पाएँ क्या वो सप्लाई इंटर स्टेट है या वो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट का मतलब कि वो सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करी गई है। जैसे दिल्ली से दिल्ली में किसी ने सप्लाई करी या महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई से पूना में करी, तो भले ही सिटी अलग है बट स्टेट तो सेम है। तो स्टेट अगर सेम है या यूनियन टेरिटरी में अगर सप्लाई हो रही है वो सेम है, तो उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। जिसने सप्लाई करी वो दिल्ली में, और जिसको सप्लाई करी उसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग हो सकती है। सर्विस ले रहे हैं तो उसमें अलग, गुड्स ले रहे हैं उसमें अलग हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप मुंबई से दिल्ली जाएं और ऑर्डर देकर फिर मुंबई चले जाएं और आपको सामान मुंबई पहुंचाया जाए, तो क्योंकि आपने ऑर्डर दिल्ली आकर दिया है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है। तो सप्लायर की लोकेशन क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अगर दोनों सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में फॉल कर रहे हैं तो उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, और उस पर SGST एंड CGST लगता है। SGST जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और CGST जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी स्टेट में है, यानी सप्लायर कहीं और है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं और है, तो उस केस में उसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं और उस पर IGST लगता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ज़रा फटाफट से जो है केसेस समझ लेते हैं कि किस किस सिनेरियो में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या क्या होगा। सप्लाई इंक्लूड्स या इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट छुपी हुई है, तो वो जो गुड्स एंड में जहां पर जाएंगे, टर्मिनेट होंगे, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। जैसे अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि मुंबई से एक व्यक्ति दिल्ली आया, ऑर्डर प्लेस कर फिर मुंबई चले गया। गुड्स की जो डिलीवरी है, जो गुड्स चढ़ेंगे और चढ़ने के बाद जब उतरेंगे तो उतरेंगे मुंबई में। या फिर बोल सकते हैं कि भैया राजस्थान पहुंचा दो, जयपुर पहुंचा दो। तो गुड्स की मूवमेंट हो रही है, तो सप्लायर कहीं का भी हो, वो तो हो गया सप्लायर की लोकेशन। अब अगर देखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई करने की कौन सी प्लेस है, तो अगर गुड्स की मूवमेंट है तो उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे जहां पर वो गुड्स की डिलीवरी एक तरह से हो रही है या गुड्स टर्मिनेट हो रहे हैं। जिस डिलीवरी व्हीकल में जा रहे हैं वो कहाँ पे जाके एंड होंगे, कहाँ पे जाके सामान उतरेगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट, IGST इंटर स्टेट सप्लाई सेम, इंट्रा स्टेट सप्लाई CGST एंड SGST। डिलीवरी ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया एक व्यक्ति है जिसने ऑर्डर प्लेस करा और उसके डायरेक्शन पर आप सामान कहीं और पहुंचा रहे हैं, तो भैया ऑर्डर तो थर्ड पार्टी ने करा ना। थर्ड पार्टी की कुछ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगी, उसके डायरेक्शन पर आप सामान पहुंचा कहीं और रहे हैं। वैसे आप थर्ड पार्टी को ही पहुंचाने वाले होंगे, बट आपने कहा नहीं मेरे तक मत पहुंचाओ, कहीं और पहुंचा दो, तो उसमें आप डिलीवरी कहीं और ही कर रहे होंगे। बट यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी की जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स की मूवमेंट है ही नहीं, तो उस केस में जो है लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी होंगे, मतलब कि गुड्स की मूवमेंट है नहीं, अब काउंटर पर गए सामान खरीदने के लिए गए, सामान आपने उठा लिया। अब कोई मुंबई से दिल्ली आया और उसने सामान खरीदा और खरीद कर उसने वहीं पर ले लिया, अब उसे फिर वो मुंबई लेकर जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो उसके गुड्स हो गए ना। उसने दिल्ली आकर खरीद लिया, देखो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। दिल्ली आया या फ़ोन पे ऑर्डर करा दिल्ली से और डिलीवरी होगी मुंबई, तो हो गया इंटर स्टेट। और दिल्ली आए और दिल्ली में आकर आपने सामान खरीद लिया, डिलीवरी ले ली और गुड्स की मूवमेंट नहीं होनी है, तो वहीं पर सप्लाई हो गई। उसके बाद आप उसको अपने साथ लेकर आए, कहीं भी लेके जाएं, आपकी मर्जी है। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली। अगर कहीं पर कंप्यूटर इंस्टॉल करना है, मशीन इंस्टॉल करनी है, तो उस केस में जिस जगह पर उसे इंस्टॉल करा जाएगा, जहाँ पर मशीनरी लगाई जाएगी, वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। एंड सप्लाई ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। इसका मतलब कन्वेयंस वो होता है जैसे व्हीकल होते हैं, शिप हो गया, वेसल बोलते हैं उसे, एयरक्राफ्ट हो गया, रोडवेज में आपके ट्रक्स हो गए, ये कन्वेयंस है।
अब उस कन्वेंस में जो चलती चलती कन्वेंस है उसमें अगर सप्लाई करना चाहते हो, उसके अंदर अब ट्रेन चल रही है, खाने की सप्लाई तो हो जाती है ना सर, केटरिंग की सर्विस तो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ट्रेन में खाना आता है, तो वो तो कन्वेंस है, कन्वेंस के अंदर ही सप्लाई हो रही है। तो लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहाँ पर वो गुड्स चढ़ाए गए उसे बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर दिल्ली से मुंबई ट्रेन जा रही है और जयपुर में जाकर जो है खाना चढ़ गया, तो उस खाने की डिलीवरी जयपुर में हो गई है, क्योंकि वो तो कन्वेंस के अंदर ही आपने चढ़ा दिया। तो ये अलग अलग सिनेरियो में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा गिवन है, और जहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई पता नहीं लगाई जा सकती उस केस में हम रूल्स पढ़ते हैं। इट इज़ डिटरमाइंड एज पर द रूल्स। दोस्तों जो भी मैं करा रहा हूँ उसमें आपको अपने स्टडी मटेरियल तो पूरा पढ़ना है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स और डिटेल में बातें लिखी है। समरी मॉड्यूल का मतलब यह है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है वो आपके क्लियर हो जाए। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्टर की लोकेशन जो है प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इंपोर्ट करा है तो जिसके पास सामान आ रहा है वो इंपोर्टर है, तो उसकी जो लोकेशन है वही उसकी गुड्स की जो है प्लेस ऑफ सप्लाई है। और एक्सपोर्ट के केस में आप उसे आउटसाइड कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी। अब बात करते हैं सर्विसेज की। इसके दो सेक्शन लिखे हैं यहाँ पर, सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ IGST। हम इस प्लेस ऑफ सप्लाई में IGST का एक्ट पढ़ रहे हैं। सेक्शन 12 कहता है जहाँ पर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में लोकेटेड हैं, उसमें अलग अलग सिनेरियो बताता है कि इन सिनेरियोज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। तो अगर आपका किसी भी सिनेरियो में आंसर फॉल नहीं कर रहा है, सर्विस के केस में दोनों सप्लायर रेसिपिएंट इंडिया में है और कोई भी केस में फॉल नहीं कर रहा है आपका आंसर, तो उस केस में आप सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 लगा देना, जनरल प्रिंसिपल। यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, जैसे कि ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी, ये सप्लायर हैं और ये रेसिपिएंट है, और रेसिपिएंट जो है GST में रजिस्टर्ड है। तो इस केस में अगर आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं तो रेसिपिएंट को आप सर्विस की सप्लाई कर रहे होंगे, तो रेसिपिएंट की जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। यह है जनरल केस। मतलब अगर कुछ भी नीचे वाले सिनेरियो में फॉल नहीं करता है तो हम हमेशा ही रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के केस में उसी की लोकेशन मानेंगे। अन्यथा अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, 5-7 लाख रुपए का ही टर्नओवर है, ज़्यादा नहीं है, बट सामान तो खरीदेगा ना बेचने के लिए, तो अनरजिस्टर्ड होकर भी सामान खरीद सकता है। उस केस में रेसिपिएंट क्या है, सामान नहीं खरीद रहा, सर्विस ले रहा है, उस केस में उसकी लोकेशन, उस केस में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। इस केस में जो ए ने सप्लाई करी और बी अनरजिस्टर्ड था, तो उस केस में अगर एड्रेस जो है रिकॉर्ड्स पर एग्जिस्ट करता है, उस केस में भी जो है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही होगा, यदि इस व्यक्ति का एड्रेस रिकॉर्ड्स पर है कि भैया जिसे आप सप्लाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, उसका एड्रेस वगैरह का प्रूफ आपने लिया हुआ है। प्रूफ क्या लिया हुआ है, बल्कि वो मेंशन करा हुआ है, तो आपको मालूम है कि अच्छा ये रेसिपिएंट है एक्चुअली में, भले ही अनरजिस्टर्ड है बट एड्रेस का प्रूफ आपके पास है, तब भी हम उस रेसिपिएंट की लोकेशन मानेंगे। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं बचा, अनरजिस्टर्ड है, लोकेशन आपको पता नहीं रेसिपिएंट की, अनरजिस्टर्ड भी है, तो क्या करोगे, फिर सप्लायर की लोकेशन मान लेंगे। अब कुछ ना कुछ तो माननी पड़ेगी ना। तो जिसने सप्लाई करी उसने कहा भैया यही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई है, क्योंकि जिसको मैं दे रहा हूँ मुझे मालूम नहीं मैं किसको दे रहा हूँ, और वो अनरजिस्टर्ड तो है ही, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तो आपको GST नंबर मिल जाएगा, उससे सब चीज़ें ट्रैक हो जाती है। तो ये हो गया जनरल केस। अब बात करेंगे स्पेसिफिक केसेस की। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3, ये है एक्सेप्शन यानी कि स्पेशल केसेस। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई आप सप्लाई कर रहे हैं सर्विस की, या फिर लॉजिंग अकोमोडेशन, या अकोमोडेशन जो है फंक्शन के लिए, कोई फंक्शन हो रहा है उसमें लोगों का रहना वहना है, या फिर इनसे जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, तो इस केस में जो है प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगी जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और ये मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहाँ प्रॉपर्टी है ना, और उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई आप सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, तो वही प्रॉपर्टी की जो प्लेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है एक जगह से ज़्यादा जगह पर लोकेटेड है, जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो 20 प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया में, अब आपने जब सर्विस ली इन 20 प्रॉपर्टीज़ के लिए किसी से भी, उस केस में आपने तो एक ही इनवॉइस जो है उस पर पेमेंट करी होगी, उसने एक ही बिल चार्ज करा होगा 20 लोकेशन के लिए। तो जब एक ही बिल चार्ज करा और 20 लोकेशन अलग अलग जगह पे सिचुएटेड थी, तो उस केस में कैसे पता लगाओगे कि कौन सी जगह आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई है, क्योंकि वो तो 20 के लिए आपने प्राइस चार्ज करा, एक एक के लिए करा ही नहीं, कोट भी नहीं करा, उसका कोई हिसाब भी नहीं है। उस केस में आपको जो है प्रोपोर्शनेट तो करना ही पड़ेगा एज पर द रूल्स या एज पर द कॉन्ट्रैक्ट्स, कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया कि भैया ठीक है सबके लिए स्क्वायर फीट के हिसाब से प्राइस होगी,
तो उस हिसाब से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको रूल्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा, जो आगे हम पढ़ सकते हैं अगर गिवन हुआ तो, नहीं तो वो आपके कोर्स में भी नहीं होगा। ब्यूटी पार्लर सर्विस की बात करते हैं, फिटनेस, रेस्टोरेंट, केटरिंग, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है। ये हो क्या रहा है? ये कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आपकी फिटनेस के लिए आप जिम जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में मेकअप के लिए जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, एंड रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज होती है, खाना के लिए जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली सर्विस ले रहे हैं, और अगर कोई भी इंसान ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसने जहाँ पर ये सर्विस परफॉर्म करी है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सिमिलरली ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के केस में क्या होगा? बहुत जगहों पर ट्रेनिंग होती है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, जो कि ज़्यादातर कंपनी के केस में होता है, तो उस रेसिपिएंट की जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर जहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक्चुअली में सर्विस दे रहे हैं, वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। हो सकता है कि मुंबई में एक कंपनी है और मुंबई की कंपनी ने पूना में कुछ कंसर्ट करवाना है और ट्रेनिंग करवानी है मे बी, और दिल्ली में करवानी है, बट रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है और ट्रेनिंग की सर्विस ले रहे हैं तो कहीं भी ली हो, जो रेसिपिएंट की लोकेशन है ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। भैया कंपनी इस जगह की है और हम इसी जगह पे सप्लाई कर रहे हैं, अब भले एक्चुअली में सप्लाई कहीं भी करी हो ट्रेनिंग की, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, रेसिपिएंट जो है अनरजिस्टर्ड है, फिर जहाँ पर परफॉर्म करी जा रही है सर्विस वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। हो सकता है कि वहीं पे परफॉर्म करी जा रही हो जहाँ कंपनी लोकेटेड हो, और कंपनी अनरजिस्टर्ड है, मे बी 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर परफॉर्म करी गई उसी जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अच्छा, अगर आप कहीं इवेंट वगैरह में जा रहे हैं, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट इवेंट्स एंड एंसिलरी सर्विसेज, तो उस केस में जहाँ पर वो जगह लोकेटेड है, जहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, कंसर्ट हो रहा है, वो प्लेस ही जो है आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है। हो सकता है मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ, बट पर्पस यही है कि आपको चीज़ें समझा दी जाए, एक बार समझ में आ गई फिर अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी करनी है याद करने के लिए। आपको अगर अभी याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि टेक्स्ट में लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। अब बाकी याद तो आपको करना ही पड़ेगा कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट की लोकेशन होगी, ये परफॉर्मेंस करा है वो लोकेशन होगी, ये एमुअल प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है वो होगी, या फिर सप्लायर की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। तो अधिकतर केसेस में तो रेसिपिएंट की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। कोई इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट की लोकेशन होती है, इमेल प्रॉपर्टी है तो इमेल प्रॉपर्टी की लोकेशन होती है, और अगर कोई चीज़ परफॉर्म करी जा रही है आपके ऊपर तो जहाँ परफॉर्मेंस करी गई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। ये हो गई जनरल बातें। इसके अलावा जो स्पेसिफिक केसेस हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। जैसे यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स अबव इंक्लूडिंग कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन एंड एंसिलरी सर्विसेज और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ सच इवेंट्स। एंसिलरी यानी इससे जुड़ी हुई और सर्विसेज, तो बात हो रही है इवेंट्स की, कॉन्फ्रेंस की, फेयर, एग्जीबिशन की। इस केस में जो रेसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस रेसिपिएंट की लोकेशन ही जो है क्या होती है, उस रेसिपिएंट की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पर ये इवेंट हो रहा है वो इवेंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। और अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो फिर उस केस में जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। यानी आपको हमेशा याद करना पड़ेगा कि हाँ जी, इन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के केस में रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है आप रेसिपिएंट को सर्विस दे रहे हैं और रेसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए। बट रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो आड़ा टेढ़ा उन्होंने करा हुआ है कि अच्छा लोकेशन ऑफ इवेंट होगी, और अगर वो इंडिया के बाहर है तो रेसिपिएंट की लोकेशन होगी। इफ द इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो अलग अलग जगह पर हो रहा है तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बांट देंगे। अब जो उनकी पॉपुलेशन है या जो भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया मानकर बांट देंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कोरियर एंड मेल, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी है सर, क्या करें? अगेन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट की लोकेशन, उसको आप सर्विस दे रहे हैं। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मान लेते हैं कि मैं कोरियर करने के लिए गया और मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैंने पेन ड्राइव कोरियर के लिए लगाई, तो कोरियर कंपनी मुझे सर्विस दे रही है। अब क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो जैसी मैंने सर्विस लगाई और मैंने हैंड ओवर कर दिया उन्हें कि वैसे ट्रांसपोर्ट कर दो, तो वही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली गई है। और अगर मैं रजिस्टर्ड होता तो मेरी जो रजिस्टर्ड प्लेस है वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है।
हालांकि वो भी दिल्ली में ही होती, सेम ही लोकेशन आती, बट फिर भी जो है कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है ना सर। जहाँ पर चेंज हो गया वहाँ पर क्या करोगे, तो वहाँ पे प्रोविजन लगाने पड़ेंगे। और जहाँ पर इंडिया के बाहर कर रहे हो वहाँ क्या होगा, तो गुड्स की जहाँ डेस्टिनेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं। गुड्स नहीं, बेसिकली आप दे तो सर्विस रहे हैं, पर वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है जिसमें गुड्स जा रहे हैं। तो गुड्स जहाँ पर डेस्टिनेशन होगी गुड्स की, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन होने वाली है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट की लोकेशन, और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में जब वो चढ़ता है उस जर्नी पर, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब मैं दिल्ली में चढ़ा बट ट्रेन तो मेरी कोलकाता जा रही है, तो दिल्ली में चढ़ा तो फिर दिल्ली ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। लखनऊ में चढ़ा तो लखनऊ प्लेस ऑफ सप्लाई है, क्योंकि ट्रेन तो चली जा रही है। तो इसके लिए जहाँ पर वो एम्बार्क करेगा या गेट इनटू द कन्वेंस, घुसेगा कन्वेंस के अंदर, वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। किसके लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए बेसिकली। ऑन बोर्ड अ कन्वेंस while in transit, conveyance में भी a ship, aircraft, train, a vehicle। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में हो सकता है कि एक फ्लाइट आपने ली, बट वो फ्लाइट बीच में कहीं रुकेगी, वहाँ पर आप उतरोगे, फिर दूसरी में बैठोगे, फिर आगे जाओगे। टिकट आपने एक साथ ले रखी है, तो जहाँ आप पहली बार चढ़े वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली गई है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक और सबसेक्शन को इंसर्ट करा गया है, सबसेक्शन 10, और ये कहता है ऑन बोर्ड अ कन्वेंस वाइल इन ट्रांजिट, मतलब कि कन्वेंस जा रहा है ट्रांजिट में और बीच में आप घुसना चाहते हैं, शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, व्हीकल के बीच में घुसना चाहते हैं, तो उस केस में लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी, कि भैया जहां से वो कन्वेंस शुरू हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी अगर आप बीच में घुस रहे हैं तो। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की। इस केस में क्या होता है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं, इसमें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी इफ एड्रेस एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, और एल्स लोकेशन ऑफ सप्लायर मानी जाएगी। अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो रेसिपिएंट की लोकेशन, और नहीं तो सप्लायर की लोकेशन। बहुत सिंपल है यार। जैसे कि आप बैंकिंग सर्विस लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, आप लोग भी लेते होंगे, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी लेते होंगे। मैं नहीं लेता, मैं डेबिट कार्ड लेता हूँ। तो उसमें जो है एड्रेस जो है एग्जिस्ट करता है, सप्लायर के पास मेरा एड्रेस होगा, तो जो मेरी लोकेशन है माना जाएगा उसने मेरे को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करी है। और अगर रिकॉर्ड्स पर नहीं है एड्रेस, कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी जिसमें उसके पास मेरा एड्रेस नहीं है, भाई कोई गया डिमांड ड्राफ्ट लेकर आ गया बैंक से, क्या हुआ, मेरी लोकेशन तो उसका पता ही नहीं है, तो सप्लायर की लोकेशन ही जो है मानी जाएगी कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई है। इंश्योरेंस सर्विसेज, हाँ हो सकता है डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपका अकाउंट वहाँ पर होता हो, चीज़ें हो सकती है भैया, बट कोई ऐसी सर्विस जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही, जो बैंक या फाइनेंशियल अदर ब्रोकिंग सर्विस होती है वो प्रोवाइड करें और उनके पास आपका रिकॉर्ड ना हो, तो उस केस में वो सप्लायर की लोकेशन ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाती है। इंश्योरेंस सर्विस के केस में भी वही, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। इन दोनों में क्या फ़र्क है, अगर रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट की लोकेशन, और रजिस्टर्ड नहीं है तो जो भी सप्लायर के रिकॉर्ड्स में आ रहा है, हो सकता है उसका पुराना एड्रेस आ रहा हो, वही मान लिया जाएगा कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन सर्विस की। और टेली कम्युनिकेशन सर्विस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, केबल टीवी की सर्विसेज भी आती है। जहाँ लैंडलाइन लगा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी मैंने एयरटेल का इंटरनेट कम लैंडलाइन लगाया है, जियो का लगाया है, तो लैंडलाइन मेरे यहाँ लग गया दिल्ली में, तो जियो ने मुझे दिल्ली में सर्विस प्रोवाइड करी, ऐसा माना जाएगा। अब अगर जियो का ऑफिस दिल्ली में ही है तो वो हो गया इंट्रा स्टेट, और दिल्ली के बाहर है और वहाँ से कर रहे हैं तो हो गया इंटर स्टेट। अब पोस्टपेड मोबाइल है, इंटरनेट सर्विस आप लेते हैं पोस्टपेड की, तो जो बिलिंग होता है ना, बिलिंग एड्रेस, वो आपका जो है प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। और अगर आप प्रीपेड लेते हैं तो एजेंट के थ्रू, वही गए प्रीपेड कनेक्शन लेने एजेंट के पास, तो एजेंट का एड्रेस जो होगा, प्लेस ऑफ पेमेंट जहाँ वाउचर सेल हुआ, वो जो है प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आजकल चलता नहीं, आजकल सब ऑनलाइन कराते हैं। इन अदर केसेस एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट एज पर रिकॉर्ड्स, इफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल देन प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, मतलब अगर इसके अलावा कोई भी केस बच गया तो रेसिपिएंट की लोकेशन अगर आपके रिकॉर्ड्स में है तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी में फिर जो है सप्लायर की ही लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। जहाँ पर लीज सर्किट लगे होते हैं, इन वन और मोर स्टेट यूनियन टेरिटरी, लीज्ड सर्किट, लीज लाइन होती है ये, फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल कह सकते हो, लीज लाइन होती है। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड for respective value assigned to each state or union territory on proportionate basis as per the contract।
लीज लाइन कई बार डलती है, उसमें कई स्टेट और यूनियन टेरिटरी को सप्लाई करी जाती है, बिल तो एक ही चार्ज करा जाएगा। वो लंबी लंबी लाइंस लगी होती है नीचे, अंडरग्राउंड लगती है, तो आपने किसको सर्विस प्रोवाइड करी? लीज लाइन की सर्विस स्पेसिफिकली दी जाती है, पब्लिक के लिए नहीं होती है, कॉर्पोरेट के लिए होती है। तो कई स्टेट यूनियन टेरिटरी अगर कवर हो रही है तो उसमें प्रपोर्शनेट कर दोगे बिल को कि भाई देखो इतनी स्टेट्स के थ्रू जा रहा है, 1 लाख रुपए का बिल है, तो इनमें बांट लो, आप इतनी इतनी सर्विस यहाँ पर आपने दी है, ऐसा मान लो, ठीक है ना। वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, इसके लिए सेक्शन नंबर 13 बना है। इसमें भी जो है जनरल सिनेरियो लिख दिया सब सेक्शन 2 में कि भाई अगर कोई भी केस में फॉल नहीं करा जो नीचे दे रखे हैं, तो हम मान लेंगे कि अगर आप आउटसाइड इंडिया भी सप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। वेयर द सिचुएशन डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द केसेस स्पेल्ड इन सेक्शन 13(3) to 13(12), यानी नीचे वाले केसेस में अगर आपका केस नहीं आता तो उस केस में आप लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना। हावेवर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ सप्लाई अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है। हालांकि अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर के लोकेशन को ही आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान सकते हो। अब है सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 3, वेयर द सर्विसेज इज इन रिलेशन टू गुड्स रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल टू द सप्लायर। सारा का सारा कहाँ हो रहा है? आउटसाइड इंडिया हो रहा है जी। रेसिपिएंट जो है आउटसाइड इंडिया है, इसमें आप सर्विस जो है गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और गुड्स को जो है फिजिकली जो है सप्लायर के पास आपको पहुंचाना है। यहाँ पर जो है गुड्स के ऊपर आपको कुछ परफॉर्म करना है टास्क, तो जहाँ पर आप एक्चुअल टास्क परफॉर्म करेंगे गुड्स के ऊपर वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। वेयर सर्विस इज इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल एंड रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ सच इंडिविजुअल, तो उस केस में भी लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ही आपकी जो है प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सर्विस इज इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर कुछ ना कुछ आप फिजिकल प्रेजेंस उसकी चाहिए और उस पर परफॉर्म कर रहे हो, मेकअप वेकअप कर रहे हो, ब्यूटी सर्विस दे रहे हो, जो पहले आया वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। रेसिपिएंट की लोकेशन आउटसाइड इंडिया है बस। वेयर द सर्विस इज इन रिलेशन टू गुड्स इज प्रोवाइडेड फ्रॉम रिमोट लोकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, लोकेशन वेयर गुड्स आर एक्चुअली सिचुएटेड। भाई मेरा हार्डवेयर खराब हो गया बट मैं इसको ठीक करने के लिए वर्चुअली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा हार्डवेयर जहाँ सिचुएटेड है वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इम्यूअल प्रॉपर्टी जो होगी उसमें हमेशा इम्यूअल प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। कोई इवेंट होगा, एडमिशन टू इवेंट, तो इवेंट जहाँ हो रहा है, कंसर्ट जहाँ हो रहा है, अरिजीत सिंह जहाँ पर गाना गा रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सर्विसेज कवर्ड अंडर सेक्शन 13(3), 13(4) and 13(5) provided at multiple locations and one or more locations falls in taxable territory. Then the location falling in taxable territory मतलब बहुत सारी लोकेशन है, अगर एक भी लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया में आ गई, और इंडिया के बाहर तो है सर्विस, बट एक लोकेशन भी इंडिया में आ गई तो अब मान लिया जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही है, टैक्सेबल टेरिटरी ही है। मल्टी लोकेशंस इन्वॉल्विंग मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो उस केस में प्रोपोर्शनेट वैल्यू करनी पड़ेगी। सर यहाँ तो हमने पढ़ा है कि सर्विस रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, भाई उसकी लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, सर्विस दी जा रही है वो तो यहाँ पर हो सकती है ना कि भैया इंडिया की किसी स्टेट में दी जा रही है, बट जिसको कर रहे हो उसकी लोकेशन बाहर है। जो बैंक है इंटरमीडियरी सर्विस जब प्रोवाइड करते हैं, एंड हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याच पता होगी बोट होती है बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल, तो बैंक एंड इंटरमीडियरी सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट की हायरिंग की सर्विस सप्लायर की लोकेशन ही हमेशा मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई है। गुड्स ट्रांसपोर्ट अदर देन मेल और कोरियर, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो गुड्स की जहाँ डेस्टिनेशन होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, लोकेशन ऑफ एम्बार्कमेंट, एम्बार्कमेंट का मतलब कि जहाँ पर घुसे, और अगर बीच में घुसोगे तो कन्वेंस चल रही है उसके बीच में घुसोगे तो ऑन बोर्ड कन्वेंस चलते चलते में बीच में घुस गए तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट था डिपार्चर का वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ऑनलाइन इन्फो डेटाबेस सर्विस, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटा रिट्रीवल सर्विस की बात करी जा रही है। इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन जब ना कुछ डाउनलोड करते हैं तो वो क्या होता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर का अमेरिका में डाउनलोड आपने इंडिया में कर लिया ऑनलाइन, तो क्या हो गया, ऑनलाइन डेटाबेस रिट्रीवल सर्विस हो गई। अब इस केस में जो मेरी लोकेशन है वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, और अगर मैं प्रोवाइड इंडिया से कर रहा हूँ तो कोई यूके में डाउनलोड कर रहा है तो यूके मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी कुछ कंटेंट के लिए। अब इसमें होता है कि कई बार ना एडवर्टीजमेंट करी जाती है इंटरनेट पर, मैंने फेसबुक पर ऐड लगाई, मैंने सेलेक्ट करा ऑल ओवर इंडिया, और ऐड तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया सबको दिखाएगा, तो उस केस में क्या होगा, मैंने 1000 रुपये दिए और ऐड लगा दी
तो फेसबुक ने मुझे सर्विस दी, तो वो सर्विस उसने कहाँ दी मुझे? उसने पूरे इंडिया में दिखाई ऐड। जितने इंटरनेट के सब्सक्राइबर हैं उसमें प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा हर स्टेट में कि आपने इतनी सर्विस दी है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ये नोटिफाई हो रखी है सेक्शन 13 में, अभी आई है। इसमें क्या है कि भैया कुछ स्पेसिफाइड रिसर्च डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड, सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया के बाहर। तो जो सर्विस रेसिपिएंट है उसकी लोकेशन जो कि डेफिनेटली इंडिया के बाहर है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इंडिया के बाहर है तो क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया ना भाई। तो क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया, तो जीएसटी नहीं लगेगा भाई एक्सपोर्ट पे। B2B मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब ठीक करने वाली सर्विसेज, एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट पार्ट को ठीक करना है, तो जहां पर रेसिपिएंट होगा सर्विस का वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, बस यही है और कुछ भी नहीं है यार। हाँ मैं जानता हूँ कि देखो मैंने आपको जो है गो थ्रू करा दिया चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। बुक से जो है आपको रीडिंग करना है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, पर बस यही है कि इंटरस्टेट देखने के लिए पता होना चाहिए कि सप्लायर तो मालूम है कहाँ पर है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या पता होना चाहिए। और इसके जो कुछ जनरल रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया इमेल प्रॉपर्टी में वही वाली होगी जहाँ इमेल प्रॉपर्टी है। कंसर्ट होगा तो जहाँ पर कंसर्ट हो रहा है, आप पे कोई फिजिकल आप पे कुछ परफॉर्म किया जाएगा, कुछ जिम में जाओगे या कुछ मेकअप वेकअप करवाओगे, तो उस केस में जहाँ पर आप सर्विस परफॉर्म करी जा रही है, सर्विस आप ले रहे हैं, वो लोकेशन मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। और जनरली जो है रेसिपिएंट की लोकेशन ही होती है। अगर कुछ नहीं समझ आए तो रेसिपिएंट की लोकेशन ही होती है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ गिवन, मतलब कि नीचे नीचे गिवन नहीं है तो रेसिपिएंट की लोकेशन ही है बस मेजॉरिटी केसेस में। तो शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, बाकी प्रैक्टिस करें, अलग अलग सिचुएशन को जानें समझें, और बस यही है आज के चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एंड बाय।